चलिए आप लोगों का ऑनलाइन क्लासेस में हम एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आज हम यहाँ पे सीपीसी सेक्शन 21 से आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे कि सेक्शन 21 जो है वो किससे रिलेटेड है। तो यहाँ अधिकारता के बारे में आक्षेप की बात करें कि ऑब्जेक्शन जो है ज्यूरिडिक्शन के बारे में कैसे और कब लगाया जा सकता है। कि अगर कोई केस रजिस्टर्ड होता है तो एक वादी और दूसरा प्रतिवादी जो रहेगा, तो वादी ने अगर केस रजिस्टर्ड किया हुआ तो प्रतिवादी को ऑब्जेक्शन कितने समय में और कहाँ और कब तक कर सकते हैं। तो इसके बारे में देखिए, यहाँ पे सब सेक्शन फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीन यहाँ पे दिए गए। तो इन तीनों के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं सेक्शन नंबर 21 में अधिकारता के बारे में ऑब्जेक्शन कैसे होगा। तो सब सेक्शन नंबर फर्स्ट पर एक नज़र डालिए। बाद लाने के स्थान के संबंध में कोई भी आक्षेप, जब कोई केस रजिस्टर्ड किया गया है उसके संबंध में आक्षेप का मतलब होता है कोई भी ऑब्जेक्शन जो है ना वो कब किया जा सकता है, किसी भी अपील में, पुनरीक्षण में या न्यायालय द्वारा तब तक अनुज्ञात नहीं किया जाएगा। ना तो अपील की बात कर रहे हैं ना पुनरीक्षण की बात कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि तब तक अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसा आक्षेप प्रथम बार के न्यायालय में यथासंभव सर्वप्रथम अवसर पर और उन सभी मामलों में जिनमें विवादक स्थिर किए जाते हैं ऐसे स्थिरीकरण के समय या उसके पहले ना किया गया, जब तक कि उसके परिणाम स्वरूप न्याय की निष्फलता ना हुई हो। तो देखिए यहाँ पे क्या है, अगर कोई ज्यूरिडिक्शन के बारे में ऑब्जेक्शन उठाता है तो उसे तुरंत कब उठाना चाहिए। जैसे कि हम अभी आपने ऑर्डर नंबर 8 और रूल नंबर फर्स्ट में आपने पढ़ा होगा। क्या पढ़ा है ऑर्डर नंबर 8 और रूल नंबर फर्स्ट में, कि अगर ए ने केस लगाया हुआ बी पर तो बी को यथासंभव 30 डेज के अंदर ऑब्जेक्शन उठाना चाहिए, किसी तरह के, सभी तरह के जितने भी उसमें हैं, और यहाँ पर उसको कथन भी करना चाहिए कि ये चीज़ें सही हैं या फिर गलत हैं। इसके संबंध में उसे अपना स्टेटमेंट पेश करना है। तो हर चीज़ पर वो अपना स्टेटमेंट पेश करेगा। मान लो उसे ज्यूरिडिक्शन के बारे में ऑब्जेक्शन करना है तो ज्यूरिडिक्शन के बारे में वो ऑब्जेक्शन कब कर सकेगा। तो अपील में या पुनरीक्षण में, रिवीजन में न्यायालय उसे तब तक परमिशन नहीं देगा। मान लीजिए ये क्वेश्चन अगर अपील में उठाया जाए या रिव्यू रिवीजन में कहीं पर भी उठाया जाता है तो वहाँ पर कोर्ट इसके लिए परमिशन नहीं देगा। वो कहेगा क्यों, आपने फर्स्ट टाइम पर, जैसे कि ऑर्डर नंबर 8 और रूल नंबर फर्स्ट में कहा गया था, आपने वहाँ पर क्या ऑब्जेक्शन किया, प्रथम बार न्यायालय में जब केस रजिस्टर्ड किया गया। अगर आपने नहीं किया तो यहाँ पर आपको इस मैटर पर सुनवाई नहीं की जा सकती। अब आप यहाँ पर कब कब तक आप ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं। अगर न्यायालय चाहे तो उन अवसरों पर सभी मामलों में जिसमें विवादक स्थिर किए जाते हैं, जिन केसेस में फैक्ट एंड इश्यू बनाए जाते हैं, ऐसे स्थिरीकरण के समय या उससे पहले ना किया गया हो। अगर उससे पहले किसी ने ऑब्जेक्शन उठा दिया हो तो फिर उसका ऑब्जेक्शन अपील में भी उठाया जा सकता है, पुनरीक्षण में भी उठाया जा सकता है। अगर वहीं पर ही ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, इसका मतलब है कि आपने अपना दावा त्याग दिया है और अब आप दोबारा से उसके लिए एंटरटेन आप नहीं किए जाओगे कि हाँ ज्यूरिडिक्शन से रिलेटेड कोई मैटर आपका सुना जाए। आप जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे सब सेक्शन नंबर 2 पर एक नज़र डालिए। देखिए सब सेक्शन नंबर 2 पर क्या कह रहे हैं, किसी न्यायालय की अधिकारता की धन संबंधी परिसीमा के आधार पर। तो धन संबंधी अधिकारता कहाँ दी गई है, सीपीसी में देखेंगे तो सेक्शन 6 पेक्यूनरी ज्यूरिडिक्शन की बात करती है। तो यहाँ क्या कहा गया कि किसी न्यायालय की अधिकारता की धन संबंधी परिसीमा के आधार पर उसकी सक्षमता के बारे में कोई आक्षेप किसी अपील, पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा तब तक अनुज्ञात नहीं किया जाएगा। कोई भी ऑब्जेक्शन अगर यहाँ पर धन संबंधी अधिकारता से रिलेटेड था तो वो कब उठाना चाहिए, ना तो हम यहाँ अपील में बात करेंगे उसके संबंधित, ना ही ये रिवीजन में बात करेंगे। तो इसके लिए कोई कोर्ट परमिशन नहीं देगा। कब तक, जब तक कि ऐसा आक्षेप यानी कि जो ऑब्जेक्शन है प्रथम बार के न्यायालय में यथासंभव सर्वप्रथम अवसर पर, सर्वप्रथम के अवसर पर और उन सभी मामलों में जिनमें विवादक स्थिर किए जाते हैं, कोई फैक्ट एंड इशू बनाए जाते हैं, ऐसे स्थिरीकरण के समय या उसके पहले ना किया गया हो। तो अगर ये इससे रिलेटेड, धन संबंधी अधिकारता से रिलेटेड और इसकी जो लिमिटेशन है इससे रिलेटेड कोई भी ऑब्जेक्शन अगर पहली बार कोर्ट में उठाया गया था और जिस पर डिसीजन हुआ है उसी के आधार पर तो अपील और या पुनरीक्षण होगा, तो अपील में वो क्वेश्चन उठाया जा सकता है। अब वो पहले ही न्यायालय में इस बात के बारे में कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं उठाया गया तो उसकी अपील भी नहीं हो सकती। तो अपील में कोई भी कोर्ट एक नए क्वेश्चन को नहीं लेगी, जो पुराने डिसाइड हो गए हैं उस बारे में अपील होती है, ना कि
तो कोई नए क्वेश्चन के लिए अगर आप जाओगे तो फिर से आपको केस रजिस्टर्ड करना पड़ेगा वहीं से, जो प्रारंभिक कोर्ट होती है वहां से। और जब तक कि उसके परिणाम न्याय की निष्फलता ना हुई हो। अगर कोर्ट को लगता है कि धन संबंधी परिसीमा के संबंधित जो लिमिटेशन है उसके संबंध में कोई क्वेश्चन उठाया जाना चाहिए और ऐसा लग रहा है कि न्याय की हत्या हो गई है, तभी कोर्ट वहाँ पर परमिशन देगा अपील में, अदरवाइज यहाँ पर इससे संबंधित कोई भी अपील में परमिशन नहीं देगा। अगला जरा यहाँ ध्यान दीजिए, सब सेक्शन नंबर 3 पर किसी निष्पादन न्यायालय की अधिकारता। अब कोई डिक्री किया गया, कोई जजमेंट किया गया है और जो निष्पादन न्यायालय और किसी कोर्ट को भेजा गया कि हाँ इसे लागू कराना है, तो लागू कराने के लिए निष्पादन यानी कि एग्जीक्यूट कराना, तो यहाँ पर क्या होगा, किसी निष्पादन न्यायालय की अधिकारता की स्थानीय सीमाओं के आधार पर, जो उसकी स्थानीय सीमा है उसके आधार पर उसकी सक्षमता के बारे में कोई आक्षेप, ऑब्जेक्शन, अपील, पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा तब तक अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जब तक ऐसा आक्षेप निष्पादन न्यायालय में यथासंभव सर्वप्रथम अवसर पर ना उठाया गया हो और जब तक कि उसके परिणाम न्याय की निष्फलता ना हुई। तो आपने देखिए यहाँ पर जो ऑब्जेक्शन की बात की गई थी कि ज्यूरिडिक्शन है, जो अधिकारता के बारे में बात की गई है, इसके बारे में ऑब्जेक्शन कहाँ होगा, तो आपने पढ़ा यहाँ पर सेक्शन नंबर 21 और यहाँ पे सब सेक्शन फर्स्ट में कहा गया कि अगर न्यायालय के स्थान के संबंध में कि यहाँ का कोर्ट तो इसकी सुनवाई कर सकता है कि नहीं कर सकता, तो पहली बार में ही उसका ऑब्जेक्शन होना चाहिए। अगर उसका ऑब्जेक्शन हुआ था और उसके बाद भी कोर्ट ने डिसीजन दिया है, तो जब कोर्ट से हम संतुष्ट नहीं होते हैं तब हम अपील में या फिर उसका रिवीजन के लिए जाते हैं, या तो अपील में जाएंगे या फिर रिवीजन में जाएंगे। तो अपील में वही क्वेश्चन सुने जाएंगे जिनके आधार पर डिसीजन हुआ है। वहीं सब सेक्शन 2 पर जो आप ये देख रहे हैं, सब सेक्शन 2 में क्या कहा गया कि न्यायालय की धन संबंधी परिसीमा के बारे में कोई ऑब्जेक्शन अगर कोर्ट में फर्स्ट टाइम पर उठाया गया, तो कोर्ट ने इसके बारे में कुछ भी डिसाइड किया है, तो बिल्कुल इसकी परमिशन अपील में या फिर पुनरीक्षण में दी जा सकती है, अदरवाइज नहीं दी जा सकती। और सब सेक्शन नंबर 3 पर यहाँ पर नज़र डालिए, सेक्शन 21 और सब सेक्शन 3 पर किसी निष्पादक न्यायालय की अधिकारता की स्थानीय सीमाओं के आधार पर उसकी सक्षमता के बारे में कोई भी ऑब्जेक्शन की अगर बात होती तो अपील में पुनरीक्षण में यहाँ पर तब तक परमिशन नहीं दी जाएगी जब तक वहाँ फर्स्ट कोर्ट में उसके बारे में कोई ऑब्जेक्शन ना उठाया गया। तो जिन ग्राउंड्स पर फर्स्ट कोर्ट में जो प्रारंभिक न्यायालय था उस पर केस रजिस्टर्ड हुआ था और उस पर जो सुनवाई हुई थी उनकी तो अपील में परमिशन मिल जाएगी, लेकिन बाकी के बारे में नहीं मिलेगी। तो कहा गया कि अगर आपको ज्यूरिडिक्शन से रिलेटेड कोई भी ऑब्जेक्शन होता है तो जब केस रजिस्टर्ड किया गया तो उसी समय आपको ऑब्जेक्शन उठाना चाहिए यथासंभव पर, जैसे कि आपने यहाँ पर ऑर्डर नंबर फर्स्ट और रूल नंबर फर्स्ट में आपने पढ़ा हुआ, ऑर्डर नंबर 8 और रूल नंबर फर्स्ट में जो आपने पढ़ा हुआ है उस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको ऑब्जेक्शन करना चाहिए। अगर आप नहीं करते हैं तो फिर ऐसा मान लिया जाता कि उसको अपील में फिर आपको इसके लिए परमिशन नहीं दी जाएगी। इतना क्लियर है गाइस? यस सर। अच्छा, इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो तो बताइएगा, है ना। अब सेक्शन 21A पर एक नज़र डालते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा। सेक्शन 21A देखिए यहाँ क्या कह रहे हैं कि बाद लाने के स्थान के बारे में आक्षेप या डिक्री को अपास करने के लिए बाद का वर्जन। कोई बाद लाने के स्थान के बारे में कोई ऑब्जेक्शन अगर लगाया जाता है और उस पर कोई डिक्री को अपास करने के लिए बाद का वर्जन किया जाएगा, तो अगर कोई इससे संबंधित डिक्री को अपास कराना चाहता है तो ऐसे केसेस को परमिशन नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर ज़रा ध्यान दीजिए, देखो कैसे होगा। उसी हक के अधीन मुकदमा करने वाले उन्हीं पक्षकारों के बीच, हक भी वही है और मुकदमा करने वाले पक्षकार भी वही है, या ऐसे पक्षकारों के बीच जिनसे व्युत्पन्न अधिकार के अधीन वे या उनमें से कोई दावा करते हैं, या तो वे दावा करते हैं या उनमें से कोई भी व्यक्ति एक दावा करता है, तो क्या कहा जाएगा, किसी पूर्ववर्ती बाद में पारित डिक्री की विधिमान्यता को बाद लाने के स्थान के बारे में किसी आक्षेप के आधार पर प्रश्नगत करने वाला कोई बाद नहीं लाया जाएगा, क्योंकि पक्षकार भी वही है और वो है, तो ये जुडिशियल प्रेसिडेंट सेक्शन 11 को कवर कर लेगा। तो फिर ये क्या हो जाएगा, पूर्व निर्णय के बारे में आ जाएगा। तो पूर्व निर्णय के बारे में वैसे भी उन्हीं पक्षकारों के बीच उसी आधार पर फिर वो केस रजिस्टर्ड नहीं किया जा सकता। अब स्पष्टीकरण में जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पूर्ववर्ती बाद पद से यह अभिप्रेत है कि जो उस बाद के विनिश्चय के पहले विनिश्चित हो चुका है, जिनमें डिक्री की विधिमान्यता का प्रश्न उठाया गया है, चाहे पूर्वतन निश्चित बाद उस बाद से पहले संस्तुत किया गया हो या बाद में जिसमें डिक्री की विधिमान्यता का प्रश्न उठाया गया। देखो, जब वो
वो निर्णय हो गया, जुडिशियल प्रेसिडेंट हो गया। कैसे बोले, ये सवाल नहीं है कि निर्णय जो केस था, जो जजमेंट हुआ है, वो पूर्व निर्णय में आया कि नहीं आया, इस ये मैटर है सबसे पहले। तो जैसे मान लीजिए कोई केस अगर रजिस्टर्ड हो, पहला केस रजिस्टर्ड हुआ 1 जनवरी 2020 को, और चल के इसका जजमेंट हो गया 30 मार्च 2020 को, ठीक है। और एक केस इसी मैटर पर चल रहा था, यही वाला सेम केस, वो रजिस्टर्ड हुआ था 1 दिसंबर 2019 में, और ये केस अभी भी पेंडिंग चल रहा है। तो इस केस में क्या होगा, जब ये सेम मैटर, सेम कॉज ऑफ एक्शन, सेम पार्टीज का जो डिसीजन है, जो 1 जनवरी 2020 को रजिस्टर्ड हुआ, 30 मार्च को कंप्लीट हो गया, तो ये क्या हो गया, ये जुडिशियल प्रेसिडेंट सेक्शन 11 के अकॉर्डिंग चला जाएगा, ठीक है। तो ये पूर्व निर्णय के आधार पर हो गया। अब इसी केस को दोबारा से उसी उसमें नहीं लगाया जा सकता, हाँ इसको अपील की जा सकती है। तो ये पूर्व निर्णय में जब आ चुका है, तो फिर ये जो केस था ना, इस केस को क्या हो जाएगा, ये खारिज कर दिया जाएगा कि बोले नहीं, ये जुडिशियल प्रेसिडेंट होने से अकॉर्डिंग सेक्शन 11 के ग्राउंड से जो है ना, वो गवर्न करता है, इसलिए इस केस को स्टॉप किया जाता है। इतना क्लियर हो गया क्या? हेलो। यस सर, यस सर, क्लियर है। हाँ, जहाँ समझ में नहीं आया वहाँ बता दीजिएगा कि ये क्लियर नहीं हुआ है, ठीक है। अगला जरा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 22 पर हम एक नज़र डालते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, जो वाद एक से अधिक न्यायालयों में संस्थित किए जा सकते हैं। कोई केस है, एक जगह रजिस्टर्ड किया गया, फिर उसी को दूसरी जगह रजिस्टर्ड किया गया, तो उनको अंतरित करने की शक्ति, तो उनको ट्रांसफ़र कैसे किया जा सकता है। तो देखिए जरा ध्यान दीजिए, सेक्शन 22 पर एक नज़र डालते हैं। कह रहे हैं कि जहां कोई बात 2 या अधिक न्यायालयों में से किसी एक में संस्थित किया जा सकता है, मतलब एक ही केस की जुरिडिक्शन 2 कोर्टों में है, या कई कोर्टों में भी हो सकता है। तो सवाल ये आता कि किस कोर्ट में इसको संस्थित किया जाए। अब देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, और ऐसे न्यायालयों में से किसी एक में संस्थित किया गया, वहाँ कोई भी प्रतिवादी अन्य पक्षकारों को सूचना देने के पश्चात, जो भी प्रतिवादी है वो अन्य पक्षकारों को सूचना देने के पश्चात यथासंभव सर्वप्रथम अवसर पर और उन सब मामलों में जिनमें विवादक स्थिर किए जाते हैं, ऐसे स्थिरीकरण के समय या उससे पहले किसी अन्य न्यायालय को बाद अंतरित किए जाने के लिए आवेदन कर सकेगा। जब तक वो फैक्ट एंड इशू बनाए जाते हैं, उससे पहले कभी भी ये मैटर दूसरी जगह अगर ट्रांसफ़र करना है, तो वहाँ के लिए ये एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। और वह न्यायालय जिससे ऐसा आवेदन किया गया है, अन्य पक्षकारों के यदि कोई हों, आक्षेपों पर विचार करने के पश्चात यह अवधारित करेगा कि अधिकारता रखने वाले कई न्यायालयों में से किस न्यायालय में वाद चलेगा। देखो इसमें कई बार क्या होता है, पक्षकारों को ये सुविधा दी जाती है, जैसे मान लीजिए कोई विवाद उत्पन्न हुआ, ए नाम का व्यक्ति दिल्ली में रहता है, ठीक है, दिल्ली में रहता है, और बी रहता है ग्वालियर में, ठीक। पर इन लोगों ने ट्रांजैक्शन किया था आगरा में, जो कॉज ऑफ एक्शन हुआ, जो घटना घटी, वो कहाँ, आगरा में। अब सवाल आता है कहाँ कहाँ ये केस रजिस्टर्ड किया जा सकता है। तो ए के अनुसार अगर लाया जाए तो दिल्ली में, बी के अनुसार लगाया जाए तो ग्वालियर में, और ज्यूरिडिक्शन के आधार पर लगाया जाए तो आगरा में इस केस को रजिस्टर्ड किया जा सकता है। अब अगर मान लीजिए ये मैटर इनमें से मान लो ग्वालियर के कोर्ट में ये चल रहा है, और ये जो है ना परेशान होता है दिल्ली के लिए, तो ग्वालियर ये वाला ना यहाँ पर ग्वालियर के कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगा सकता है कि सर मुझे बार बार आने में परेशानी होती है, चूँकि मैं महिला हूँ, तो मेरे लिए ये मैटर का दिल्ली ट्रांसफ़र कर दिया जाए तो बहुत अच्छा है। तो कोर्ट इस एप्लीकेशन के आधार पर जो बी है, बी अगर कोई ऑब्जेक्शन उठाता है, कोर्ट को अगर लगता है कि ऑब्जेक्शन ठीक है, तो इस ऑब्जेक्शन के अकॉर्डिंग केस जहाँ चल रहा था वहीं चलना हो सकता है। अगर बी का जो ऑब्जेक्शन है वो ऐसे ही लग रहा है कोर्ट को कि कोई मतलब नहीं है इसका,
तो इस केस को वो ग्वालियर से कहाँ, दिल्ली के लिए ट्रांसफ़र कर सकता है। इसलिए ये सेक्शन 22 के अकॉर्डिंग ऐसा है। तो कई बार आपने देखा हो सिविल मैटर्स जो भी होते हैं, फैमिली मैटर्स जो भी होते हैं, उनके अकॉर्डिंग अगर ऐसा कुछ होता है तो फीमेल्स को थोड़ा सा प्रेफरेंस मिल जाता है, लेकिन न्याय के हित में जैसा कोर्ट को ठीक लगे वैसा वो कर सकते हैं। ज़रूर नहीं कि मेल और फीमेल्स के नाम पर कोई भी वैसा नहीं करते हैं जनरली, लेकिन फिर भी एक दूसरे की सुविधाओं को देखा जाता है। कोर्ट इस चीज़ को देख सकता है कि जो सर हैं वो तो ट्रेन से भी आ जा सकता है, गाड़ी भी है उसके पास जा सकती है, लेकिन जो मैडम है इनके पास थोड़ी सी प्रॉब्लम है और ये नहीं आ जा सकती, तो क्यों ना इनको दिल्ली को ट्रांसफ़र कर दिया जाए, जहाँ पर भी उनको ठीक लगता है। जो ज्यूरिडिक्शन की एप्लीकेशन लगाई गई उसके आधार पर ऐसा किया जा सकता है। कई बार कोर्ट ऐसा कंसिडर कर लेता है। तो अब चलिए सेक्शन 23 पर एक नज़र डालते हैं। किस न्यायालय में आवेदन किया जाए, आवेदन की बात पर यहाँ पर ध्यान देंगे। सब सेक्शन फर्स्ट पर एक नज़र डालिए। जहाँ अधिकारता रखने वाले कई न्यायालय एक ही अपील न्यायालय के अधीनस्थ हैं, किसके, एक ही न्यायालय के, वहाँ धारा 22 के अधीन आवेदन अपील न्यायालय में जमा किया जाएगा। तो वहाँ कहाँ किया जाएगा, अपील न्यायालय जो रहेगा वहाँ पर यह आवेदन जमा किया जाएगा। देखो, जहाँ अधिकारता रखने वाले कई न्यायालय एक ही अपील न्यायालय के अंडर आते हैं, जैसे कई कोर्ट हैं, ग्वालियर का, भिंड का, मुरैना का, शिवपुरी, गुना और अशोकनगर, मान लो ऐसा, ध्यान दीजिएगा ये कोर्ट है। तो कोर्ट नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5, 5 है ना। अब इन पांचों कोर्टों में क्या होगा, देखो जरा ध्यान दीजिए, इनका सबका हाई कोर्ट कौन सा है, सबका हाई कोर्ट ग्वालियर है, ठीक है। तो अब यहाँ पे कहाँ चला जाएगा, तो कहा गया कि इन सब की जो अधिकारता है इन पर जो ग्वालियर का हाई कोर्ट है वो ज्यूरिडिक्शन रखता है। तो कहा गया कि जहाँ अधिकारता रखने वाले कई न्यायालय एक ही अपील न्यायालय के अधीनस्थ हैं, कहीं पर भी एक ही न्यायालय के अधीनस्थ हैं, तो वहाँ धारा 22 के अधीन आवेदन अपील न्यायालय में किया जाएगा। ठीक, समझ में आ गया ये। तो ग्वालियर के हाईकोर्ट में अगर आप जमा कर देते हो तो वो इन सबको एंटरटेन कर लेगा। उसी तरह से अगर देखिए आप छोटी सी कड़ी एक बार जोड़ के देखिए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हम इस कोर्ट को मान लेते हैं ये ग्वालियर का कोर्ट है, थोड़ा सा ध्यान देना, ग्वालियर का कोर्ट है। अब यहाँ पर क्या, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है इसके नीचे कौन होंगे, एडीजे होंगे, और फिर यहाँ पे कौन होगा, सीजीएम होता नहीं है तो सीजे फर्स्ट, और यहाँ पर देख लेते हैं सीजे सेकंड, ठीक है, 2 लोग होंगे। चलो, पर ये कोर्टों की संख्या कई होगी, 30 कोर्ट ये हो गए, 20 कोर्ट ये हो गए, तो टोटल ये 50 कोर्ट हो गए। तो इन दोनों की कहाँ लगा हो जाएगी अपील, डीजे के यहाँ। अगर यहाँ पर आवेदन लगा दिया जाए कि साहब एक जगह से दूसरी जगह मैटर को ट्रांसफ़र करना है, तो ये पावर इनके पास रहेगी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के मैटर में, ठीक है। वैसे ये हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये दोनों के लिए है। यहाँ पे देखो जरा ध्यान में क्या दे रहे हैं, सेक्शन 23 को जरा ध्यान से पढ़ना। कहा गया कि जहां अधिकारता रखने वाले कई न्यायालय एक ही अपील न्यायालय के अधीनस्थ हैं, वहां धारा 22 के अधीन आवेदन अपील न्यायालय में किया जाएगा। तो कहा जाएगा कि इसका जो कोर्ट से केस ट्रांसफ़र करने का है आवेदन, कहाँ लगाया जाएगा, बोले अपील न्यायालय में ऐसा लगाया जा सकता है। सब सेक्शन नंबर 2 पर एक नज़र डालिए। जहां ऐसे न्यायालय विभिन्न अपीली न्यायालयों के अधीन होते हुए एक ही उच्च न्यायालय के अधीनस्थ हैं, जैसे मैंने अभी जैसे बनाया था गुना, शिवपुरी, अशोकनगर ऐसे सबके अंडर हैं, वहाँ हुआ है आवेदन उच्च न्यायालय में जमा किया जाएगा। तो इसको आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नाम पर मान लीजिए। सेक्शन 23 का सब सेक्शन फर्स्ट में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और यहाँ पर सेक्शन 23 और सब सेक्शन 2 हाई कोर्ट से रिलेटेड है, और यहाँ पर सेक्शन 23 और सब सेक्शन 3 में ये सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है। देखो जरा यहाँ पे क्या करें, जहाँ ऐसे न्यायालय विभिन्न उच्च न्यायालयों के अधीनस्थ हैं, वहाँ आवेदन उस उच्च न्यायालय में किया जाएगा जिसकी अधिकारता की स्थानीय सीमाओं के भीतर वह न्यायालय स्थित है जिसमें बाद लाया गया। तो ये एक स्लैब है, आप इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं कि कई उच्च न्यायालय जो है ना किसी एक न्यायालय के अधीनस्थ हैं, तो और नहीं है तो वो किसी जो उच्चतम न्यायालय होगा उसके अंडर ये चला जाएगा। तो विभिन्न उच्च न्यायालयों के अधीनस्थ, वहाँ आवेदन उस उच्च न्यायालय में किया जाएगा जिसकी अधिकारता की स्थानीय सीमाओं के भीतर वह न्यायालय कोर्ट वहाँ पर है, तो उसके अकॉर्डिंग ये रहेगा। जैसे कि सेक्शन 23 में आप पढ़ रहे हैं, इससे संबंधित कोई आपको क्वेश्चन पूछना हो तो बताइए जल्दी से। हेलो, सर क्लियर है।
ठीक है, तो इसको ना आप ऐसे करके पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन 24 पर एक नज़र डालिए और इसको ना एक बार आप BRX से ज़रूर मैच करते जाइएगा। कभी कभी क्या ना कहीं कोई जैसे अमेंडमेंट वगैरह कुछ हो जाता है ना, तो हम उसको थोड़ा सा वो कर पाएँ। ठीक है, चलिए ज़रा ध्यान दीजिए। सेक्शन 24 पर एक नज़र डालते हैं। सेक्शन 24 में एक नज़र डालिएगा। अंतरण और प्रत्याहरण की साधारण शक्ति। मैटर एक से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना, और जिसको ट्रांसफ़र किया गया क्या उसे वो रिटर्न भी कर सकता है? तो बिल्कुल हाँ, रिटर्न भी मंगा सकता है। जो कोड एक से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर देता है, अगर उसे लग रहा है कि वापस से इसे मंगा दिया जाना चाहिए, तो वो यहाँ पर मंगा भी सकते हैं। तो ये कहाँ पर दिया है? सेक्शन 24 में। यहाँ पे सब सेक्शन नंबर 1 पर एक नज़र डालिए। देखिए यहाँ क्या कह रहे हैं। किसी भी पक्षकार के आवेदन पर और पक्षकारों को सूचना देने के पश्चात, किसी पक्षकार का आवेदन या यहाँ पे सूचना देने के पश्चात उनमें से सुनवाई के इच्छुक हों और उनको सुनने के पश्चात ऐसी सूचना दिए बिना स्वप्रेरणा से, या तो कोर्ट को लग रहा है स्वप्रेरणा से, या उच्च न्यायालय या जिला न्यायालय, किसी भी प्रक्रम में क्या क्या कर सकते हैं? मैटर को एक से दूसरी जगह ये ट्रांसफ़र कर सकते हैं। प्रत्याहरण का मतलब उसे वापस मंगा सकते हैं। तो ये तीनों कोर्टों को दिया गया। कैसे दिया गया है? देखो, किसी भी पक्षकार के आवेदन पर, पहला पॉइंट, अगर कोई पक्षकार आवेदन करता है तब, और तो पक्षकारों को सूचना देने के पश्चात उनमें से जो सुनवाई के इच्छुक हों उनको सुनेंगे। इसके पश्चात अगर कोर्ट को लगता है कि ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन ना दिया जाना चाहिए, स्वप्रेरणा से कौन कौन कर सकता है? हाई कोर्ट कर सकता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कर सकता है, और किसी भी प्रक्रम पर कब कब कर सकता है? देखिए जरा ध्यान दीजिए। ऐसे किसी बाद अपील या अन्य कार्रवाई को, कोई बात चल रहा है, कोई अपील चल रही है या कोई अन्य कार्रवाई चल रही है जो उसके सामने विचारण या निपटाने के लिए लंबित है, अपने अधीनस्थ ऐसे किसी न्यायालय को अंतरित कर सकेगा जो उसका विचारण करने या उसे निपटाने के लिए सक्षम है। तो पहला जो आप का पढ़ रहे हैं यहाँ पर, सेक्शन नंबर 24 सब सेक्शन 1 का या फिर ए, इसमें क्या कहा गया कि कोई भी कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, उसके समक्ष कोई विचारण के लिए फाइल आई है तो ज़रूर नहीं कि वही उसे सुने। अगर उसे लगता है कि उसके जो अधीनस्थ कोर्ट हैं, जैसे हम यहाँ पर देखें हाई कोर्ट के अधीनस्थ कौन है? सभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को ये ट्रांसफ़र कर सकता है। अब जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है इसके पास, अगर डीजे के पास कोई फाइल आती है तो ये क्या करेंगे? इसके साथ में यहाँ पर एडीजे हैं जो सपोर्टिव हैं। अगर ज्यूरिडिक्शन एडीजे की है तो वो एडीजे को सुनवाई के लिए दे सकते हैं। अगर ज्यूरिडिक्शन या सीजे फर्स्ट के लिए है तो सीजे फर्स्ट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या सुनवाई के लिए ज्यूरिडिक्शन सीजे सेकंड की है तो वो सीजे सेकंड को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कहाँ पढ़ रहे हैं हम लोग? सेक्शन 24 सब सेक्शन का फर्स्ट एक क्लोज। अब यहाँ पर खा पे ज़रा ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अपने अधीनस्थ किसी न्यायालय में लंबित किसी वाद को, उसके अधीनस्थ कोई कोर्ट है, उनमें से किसी के भी अंडर, जैसे हमने यहाँ देखा था हाई कोर्ट के अंदर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंडर यहाँ पर कौन कौन से आ जाएंगे? जैसे एडीजे का कोर्ट हो गया, और नीचे सीजे फर्स्ट और सीजे सेकेंड। इनके पास कोई भी केस चल रहा है और अगर लग रहा है यहाँ पर इनमें से हाई कोर्ट को लगता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को लगता है कि इनमें से किसी कोर्ट में से ऐसा लग रहा है कि कहीं कुछ गड़बड़ हो सकती है, तो इनमें से कोई भी केस वो अपने पास मंगा करके उसको देख सकता है, उसकी सुनवाई कर सकता है। तो यहाँ पर चाहे वो देखिए बात चल रहा हो, चाहे वो अपील हो या अन्य कार्रवाई हो, इसका प्रत्याहरण कर सकेगा तथा उसका विचारण या निपटारा भी कर सकेगा। तो यहाँ पर सीजे फर्स्ट का कोई भी केस या सीजे सेकंड का कोई भी केस अगर डीजे को लगता है तो डीजे अपने यहाँ मंगा करके उसको सुन सकता है और चाहे तो उसे निपटारा भी कर सकता है। यहाँ देखिए सेकेंड नंबर पर, अपने अधीनस्थ ऐसे किसी न्यायालय को उसका विचारण या निपटारा करने के लिए अंतरित कर सकेगा जो उसका विचारण करने या निपटाने के लिए सक्षम है। तो कोर्ट को अगर लग रहा है कि सीजे फर्स्ट का कोर्ट जो यहीं पर है, जैसे यहाँ DK सिंह का कोर्ट है, मान लो सीजे फर्स्ट है ये, इनके पास लग रहा है कि गड़बड़ है, तो ये BK शर्मा के पास अगर चाहें तो ये मैटर को ट्रांसफ़र कर सकते हैं और उनसे कह सकते हैं कि आप इस मैटर को सुनवाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर DK सिंह इस मैटर में कुछ भी नहीं बोलेंगे, केस जैसे यहाँ से लिया गया दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर दिया गया तो बिल्कुल निपटाने के लिए ऐसा कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट नज़र डालिए यहाँ पर, विचारण या निपटारा करने के लिए उसी न्यायालय को उसका प्रत्याहरण कर सकेगा जिससे उसका प्रत्याहरण किया गया था। अगर यहाँ पे लग रहा था कि DK सिंह का जो कोर्ट है वो कार्रवाई ठीक कर रहा है, सुनवाई ठीक कर रहा है, हाई कोर्ट को लगे या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को लगे, तो वापस से उसी कोर्ट को भी दोबारा से ट्रांसफ़र कर सकते हैं कि कार्रवाई कंटिन्यू की जाए, तो ऐसा भी किया जा सकता है। कई बार ऐसे एडवोकेट्स या उन लोगों की एप्लीकेशंस आती हैं
कि साहब नहीं, हमारे जो सीजे फर्स्ट है वो सुन नहीं रहे हैं, तो आप एक काम कीजिए, हमारा मैटर दूसरे कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दीजिए जिससे कुछ न्याय हो सके। तो ऐसे मैटर में अगर किया जाता है तो इस कंडीशन में भी कोर्ट को अगर लगता है, ऊपर वाले कोर्ट को, कि नहीं कार्रवाई ठीक चल रही है और जिस प्रकार पे होना चाहिए उसी पर है, ये आलतू फालतू का एप्लीकेशन लगाया गया, तो वापस से उसी कोर्ट को ट्रांसफ़र किया जा सकता है कि नहीं, केस की सुनवाई तो वही कोर्ट करेगा। अगला ज़रा ध्यान दीजिए यहाँ पे, समझ में आ रहा है इतना? यस हेलो, सर, क्लियर है। चलिए ज़रा ध्यान दीजिएगा यहाँ क्लियर सबसेक्शन है सी सर। पर। ओके ओके। जहाँ किसी बाद या कार्रवाई का अंतरण या प्रत्याहरण उपधारा 1 के अधीन किया गया है, वहाँ वह न्यायालय जिसे ऐसे बाद या कार्रवाई का तत्पश्चात विचारण करना या उससे निपटाना है, अंतरण आदेश में दिए गए विशेष निर्देशों के अधीन रहते हुए या तो उसका पुनः विचारण कर सकेगा या उस प्रक्रम से आगे कार्रवाई करेगा जहाँ से उसका अंतरण या प्रत्याहरण किया गया है। तो देखो, दो काम हो सकते हैं कि या तो उसका विचारण कर सकेगा या उसे कार्रवाई को आगे करने के लिए बोला जा सकता है, या फिर उसे जहाँ से उसको अंतरण किया गया था या उसे प्रत्याहरण किया गया था, तो दोनों ही कंडीशन में एक जगह से दूसरे कोर्ट में ट्रांसफ़र किया गया तो उसे वापस भी दिया जा सकता है, या अगले कोर्ट को ट्रांसफ़र करके उसे सुनवाई का आदेश भी दिया जा सकता है। यहाँ पर सबसेक्शन नंबर 3 पर एक नज़र डालिए। इस धारा के प्रयोजनों के लिए अपर और सहायक न्यायाधीशों के न्यायालय जिला न्यायालय के अधीन समझे जाएंगे। जितने भी अपर और सहायक जो न्यायाधीश हैं वो सब किसके अंदर समझे जाएंगे? जिला न्यायालय के अधीनस्थ। ठीक है, कहाँ लिखा है ये? सबसेक्शन 3 का ए। अब अगला जरा ध्यान दीजिए यहाँ पर, खा नंबर पर, कार्रवाई के अंतर्गत किसी डिक्री या आदेश के निष्पादन के लिए भी कार्रवाई है। अगर कोई डिक्री किसी कोर्ट को ट्रांसफ़र की गई है तो कोर्ट को अगर लगता है कि इसको एग्जीक्यूशन में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है तो इसको ऐसे करके ऐसे किया जा सकता है, तो जिसके अधीनस्थ वो कोर्ट है वो उसे डायरेक्शन दे सकता है। रूल नंबर 4 पर एक नज़र डालिए। किसी लघुवाद न्यायालय से इस धारा के अधीन अंतरित या प्रत्याहित किसी वाद का विचारण करने वाला न्यायालय ऐसे वाद के प्रयोजनों के लिए लघुवाद न्यायालय समझा जाएगा। देखो क्या करें, किसी लघुवाद न्यायालय ने इस धारा के अधीन अंतरित या प्रत्याहित किसी वाद का विचारण करने वाला न्यायालय ऐसे वाद के प्रयोजनों के लिए अगर किसी को ट्रांसफ़र किया गया, उसके पास जुरिडिक्शन है, तो उस कोर्ट को भी लघुवाद न्यायालय समझा जाएगा। ऐसा ये सबसेक्शन 4 के अकॉर्डिंग होगा। 5 में ज़रा ध्यान दीजिए। कोई वाद या कार्रवाई उस न्यायालय से इस धारा के अधीन अंतरित की जा सकेगी जिसे उसका विचारण करने की अधिकारता नहीं है। तो देखिए क्या करें, कोई वाद या कार्रवाई उस न्यायालय से इस धारा के अधीन अंतरित की जा सकेगी जिसे उसका विचारण करने की अधिकारता नहीं है। मान लो कोर्ट ने अगर ऐसा भेज भी दिया है तो हाई कोर्ट को ये पावर है कि उसे वो पावर्स ऑफ डेलीगेशन कर सकता है। जैसे ये सेकंड के पास मैटर ट्रांसफर कर देता है, उनके पास सीजे फर्स्ट की पावर होनी चाहिए, तो हाई कोर्ट एक लेटर बना करके इनको सीजे फर्स्ट की पावर दे करके इस केस के लिए नियुक्त कर सकता है और इस केस को उसके पास ट्रांसफ़र भी कर सकता है। ये हाई कोर्ट के पास पावर होती, ये हाई कोर्ट ऐसा कर सकता है। इतना क्लियर है? चलो सेक्शन नंबर 25 पर एक नज़र और डालिए जल्दी से। इस सेक्शन के बाद हम क्लास को स्टॉप करेंगे, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए, वादों आदि के अंतरण करने की उच्चतम न्यायालय की शक्ति। अभी हाई कोर्ट कर रहा था या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कर रहा था, अब हम यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की पावर्स को पढ़ेंगे सेक्शन 25 में। सबसेक्शन फर्स्ट पर एक नज़र डालिए। किसी पक्षकार के आवेदन पर और पक्षकारों को सूचित करने के पश्चात, या तो किसी पक्षकार ने कोई आवेदन किया है या पक्षकारों को सूचित करने के पश्चात और उनमें से जो सुनवाई के इच्छुक हों उनको सुनने के पश्चात, यह हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं थोड़ा सा। अब जरा ध्यान दीजिए। यदि उच्चतम न्यायालय का किसी भी प्रकरण पर यह समाधान हो जाता है, न्यायालय को लगता है कि न्याय की प्राप्ति के लिए इस धारा के अधीन आदेश देना समुचित है, तो सेक्शन 25 के अधीन अगर सुप्रीम कोर्ट का ये समाधान हो जाता है कि ऐसा आदेश करना जरूरी है, तो वह यह निर्देश दे सकेगा कि किसी राज्य के किसी उच्च न्यायालय या सिविल न्यायालय से, या तो किसी हाई कोर्ट से या कोई भी सिविल न्यायालय से, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जितने भी हैं, सीजे फर्स्ट, सीजे सेकंड, एडीजे, या इनमें से कोई भी कोर्ट हो, अन्य राज्य के किसी उच्च न्यायालय या अन्य सिविल न्यायालयों को कोई वाद, अपील या अन्य कार्रवाई अंतरित की जाए। सुप्रीम कोर्ट को लगता है, देखो हाई कोर्ट क्या कर सकता है, एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को भी ट्रांसफ़र कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट को, कैसे, एक स्टेट से दूसरा स्टेट भी चेंज कर सकता है। और उनमें छोटे छोटे जो वो थे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, यहाँ से भी ले सकते हैं, दूसरे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को भी ट्रांसफ़र कर सकता है।
भाई सुप्रीम कोर्ट शीर्ष न्यायालय होता तो इसकी जुरिडिक्शन हाई कोर्ट के अकॉर्डिंग रहेगी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट, जो हाई कोर्ट है ना वो सुप्रीम कोर्ट के अधीनस्थ होता है। तो सुप्रीम कोर्ट जो है ना अपनी पावर को हाई कोर्ट पर यूज़ कर सकता है, और हाई कोर्ट जिन पर होता है यहाँ पर इस टाइप से। अब जरा ध्यान दीजिएगा, सब सेक्शन 2 पर एक नज़र डालिए। इस धारा के अधीन प्रत्येक आवेदन समावेदन के द्वारा किया जाएगा और उसके समर्थन में एक शपथ पत्र भी होगा। तो यहाँ पर एक एफिडेविट लगा करके समावेदन के अनुसार यहाँ पर एप्लीकेशन फाइल की जाती है। अब जरा ध्यान दीजिएगा सब सेक्शन नंबर 3 पर, वह न्यायालय जिसको ऐसा बाद अपील या अन्य कार्रवाई अंतरित की गई अंतरण आदेश में दिए गए विशेष निर्देशों के अधीन रहते हुए या तो उसका पुनः विचारण करेगा या उस प्रक्रम से आगे कार्रवाई करेगा जिस पर वह उसे अंतरित किया गया था। तो क्या बोलेंगे, जिस न्यायालय को अगर केस ट्रांसफ़र किया गया है तो वहाँ पर क्या कार्रवाई होती है। देखो, अगर उस कोर्ट को जिसको भी रिसीव हुआ उसको लग रहा है कि एक केस जिसमें गवाही हो चुकी है अब आगे की कार्रवाई करना है, तो उसको लग रहा है कि यहाँ गवाही से आगे कंटिन्यू किया जाना चाहिए या गवाही को दोबारा से कराया जाना चाहिए। अगर न्याय है तो मैं न्यायालय को जैसा ठीक लग रहा है जहाँ पर केस ट्रांसफ़र किया गया वो वहाँ से केस को दोबारा से शुरू कर सकता है। रूल नंबर 4 पर एक नज़र डालिए, सॉरी सब सेक्शन नंबर 4 पर, इस धारा के अधीन आवेदन को खारिज करते हुए उच्चतम न्यायालय की यह राय है कि आवेदन तुच्छ या तंग करने वाला था। अगर सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगता है कि जो आवेदन था या तो वो तुच्छ प्रकृति का था या तंग करने वाला था, तो वह आवेदक को आदेश दे सकेगा कि उस व्यक्ति को जिसने आवेदन का विरोध किया है प्रतिकर के रूप में कितना पैसे दिए जाएं। देखो जरा जल्दी से, 2000 रुपये से अनधिक, मतलब 2000 रुपये तक का कंपनसेशन दिलाया जा सकता है अगर किसी व्यक्ति ने ऐसे तंग करने के लिए या तुच्छ प्रकृति का ऐसा कोई भी आवेदन लगाता है कि मैं केस को ट्रांसफ़र कर दिया जाए या कुछ भी ऐसा, तो ऐसी राशि संदर्भ करे जो न्यायालय मामले की परिस्थितियों में उचित समझे। 2000 रुपये तक का यहाँ पर जुर्माना लगा सकता है वो, और प्रतिकर के रूप में उस पक्षकार को दिला सकता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ सब सेक्शन नंबर 5, इस धारा के अधीन अंतरित बाद अपील या अन्य कार्रवाई को लागू होने वाली विधि वह विधि होगी जो वह न्यायालय जिसमें वह बाद अपील या अन्य कार्रवाई मूलतः संस्थित की गई थी और ऐसे बाद अपील या अन्य कार्रवाई को लागू करता है। तो बिल्कुल ऐसे माना जाएगा, जैसे मान लीजिए कोई मैटर ट्रांसफ़र भी कर दिया गया तो भी ऐसा मान लिया जाएगा कि जिस कोर्ट को जुरिडिक्शन थी उस कोर्ट ने ही यहाँ पे सुनवाई की, अगर ऐसे किसी केस में होता है तो। अब सेक्शन 26 को हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, जिसमें वादों को संस्थित कैसे किया जाएगा और इसको ऑर्डर से भी कनेक्ट करेंगे। चलिए गाइस, मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक की आपकी क्लास से समझ आ गई होगी। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय बाय। किसी को कुछ पूछ